Hello everyone, welcome to GS Study Point. I am Pradeep Gill and today we are going to discuss about the chapter number 1 of class 12th Human Geography, Nature and Scope. So as you know students, ज्योग्राफी के अंदर आपकी दो ब्रांचेस होती हैं. एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है जो आप 11th क्लास में स्टडी करते हो, एंड दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी है विच वी स्टडी इन 12th क्लास. सो ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास के लिए रहेगा जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी को हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर for class 12th human geography, its nature and scope. Okay, so now let's start. So geography, first of all, geography word is combination of two word, geo plus graphy. The word geography comes from the Greek word geographos, and it is the combination of two words. Geo means earth and graphos या graphies means description or describe. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोग्राफी. ये सिंपल डेफिनेशन होती है जियोग्राफी की जो आपको पता होनी चाहिए. देन वी स्टार्ट अबाउट दी टॉकिंग अबाउट दी टाइप्स और फॉर्म ऑफ जियोग्राफी. सो मेनली देर आर टू फॉर्म ऑफ जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. ह्यूमन जियोग्राफी मेनली आपका आज का टॉपिक रहेगा. ह्यूमन जियोग्राफी के ऊपर ही इसकी नेचर और स्कोप को स्टडी करते हैं. सो फिजिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म और फिजिकल एनवायरनमेंट related to our earth, and human geography is the study of interrelationship between the human and nature. ह्यूमन एंड नेचर का जो इंटरलेशन है इन सभी के बीच की स्टडी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं. मेनली यही डेफिनेशन आपकी चलेगी ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए. सो नाउ देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी इज फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव. इंटीग्रेटिव फर्स्ट वर्ड इंटीग्रेटिव, इट मीन्स दिस सब्जेक्ट इंटीग्रेट अदर सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंस एंड साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, इकोलॉजी. इन सभी को हम इंटरलेट करके स्टडी करते हैं. दूसरी तरफ आपके सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं इन सभी को भी हम ज्योग्राफी के साथ इंटरलेटेड करके स्टडी करते हैं. सेकंड, एम्पिरिकल मीन्स दिस इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही वर्ड हैं यहाँ पर, दोनों ही एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी और सिमिलर वर्ड हैं. इसमें इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेना. अर्थ की स्टडी करते हैं तो डायरेक्टली आप अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हो. अर्थ पर डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं, उन सभी की स्टडी की जाती है और ये प्रयोग सिद्ध है. यानी कि इस सब्जेक्ट को हमने एम्पिरिकल इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टडी की जा रही है वो यथार्थ की स्टडी है. एक तरह से जो ट्रूथ है उसी की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं. सो एम्पिरिकल है एंड प्रैक्टिकल बिकॉज वी स्टडी अबाउट द डाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा. प्रैक्टिकल जो पॉपुलेशन एनालिसिस वगैरह है वो किया जाता है. सेंसस डाटा इसमें स्टडी किया जाता है. मेन मीडियन मोड की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, मिनरल्स की स्टडी करते हैं. सो इट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. यानी कि जाकर आप खुद लैंडफॉर्म पर जाकर वहाँ पर जो भी रिलीफ फीचर मिलता है, जो भी मिनरल्स मिलते हैं, पॉपुलेशन मिलती है, उन सभी की स्टडी इसमें डायरेक्टली हम करते हैं. सो दिस इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. नाउ सेकंड टर्म, इट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट ऑन अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम. हर एक इवेंट की, हर एक फॉर्म की यहाँ पर स्टडी की जाती है ओवर द स्पेस एंड टाइम. स्पेस का मतलब यहाँ पर हर एक लोकेशन से है एंड टाइम इज रिलेटेड टू द टाइम. टाइम का तो मतलब टाइम से ही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम हर एक इवेंट की स्टडी यहाँ पर करते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. मैन और नेचर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है उसी की स्टडी मैंने अभी पहले ही आपको बताया है. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर या अर्थ. ठीक है, इन दोनों की स्टडी, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ह्यूमन एंड नेचर. सो ह्यूमन प्लस नेचर, इन दोनों के इंटर रिलेटेड जो स्टडी है उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं. नाउ ज्योग्राफी कैन बी स्टडी थ्रू लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव. तो ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग स्टडी भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी आपके जो तीन मेन लॉ माने जाते हैं अर्थ से रिलेटेड, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म. सो दीज लॉ आर रिलेटेड टू द ज्योग्राफी. एंड डिस्क्रिप्टिव बेसिकली दीज आर डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड बाय द स्कॉलर्स कि किस तरह से स्टडी की जाती है ज्योग्राफी की, आपके लैंड फॉर्म्स की या फिर आपके लॉ की. नाउ देर आर टू अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी. टाइप्स के साथ साथ यहाँ पर दो अप्रोचेस आपको देखने को मिलती हैं जिसमें फर्स्ट है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज रीजनल ज्योग्राफी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी. सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इज द रिलेटेड ऑफ स्टडी ऑफ इन ए सिस्टमेटिक वे. दिस इज द
स्टडी ऑफ अर्थ इन ए सिस्टमेटिक वे, लाइक स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी की जाती है। सपोज कीजिए वी स्टडी अबाउट ए रीजन, सो इन दिस रीजन वी टेक वी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रीजन, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट लेंगे उसकी स्टडी करेंगे, देन सेकंड एलिमेंट लेंगे उसकी स्टडी करेंगे। सो दिस इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी की जाएगी, तो ये हो जाएगा सिस्टमेटिक अप्रोच। एंड सेकंड अप्रोच इज रिलेटेड टू रीजनल अप्रोच। रीजनल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको एक रीजन दिया गया है एंड यू कैन स्टडी अबाउट द रीजनल डिफरेंसेस ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द अदर, दूसरे रीजन से ये क्यों अलग हैं। ऑल द एलिमेंट मीन्स हर एक एलिमेंट को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल स्टडी ऑफ ए रीजन इज नोन एज द रीजनल ज्योग्राफी या रीजनलाइजेशन, उसी को कहा जाता है। ओके, क्लियर नाउ। फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल फ्रॉम ह्यूमन एंटोनोमी, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सिंबल लेकर हम इसकी स्टडी करते हैं जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये तीन चीज़ें हैं, तो इनकी स्टडी हम सबसे पहले करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। सो नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, इन दोनों के बीच की स्टडी है। बार बार यही लाइन कंसेप्ट आपका जो है रिपीट होता रहेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी और मैन और एनवायरनमेंट या नेचर। नाउ नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो इसकी नेचर भी देख लेते हैं यहीं पर कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारे पास और दूसरा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है दैट इज क्रिएटेड बाय मैन, सो इनके बीच की स्टडी की जाएगी। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आर लैंड, वाटर, सोयल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फोना, फ्लोरा, ये सभी आ जाएगा। एंड एलिमेंट ऑफ कल्चरल आर, तो ये एक तरह से समझाने के लिए इसने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के जो एग्जांपल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, कल्चरल फीचर हो जाएंगे या फिर एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। नाउ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, सो ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन या नेचर का ह्यूमनाइजेशन किस तरह से होता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ज्योग्राफी की नेचर के अंदर ही ये भी आएगा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन किस तरह से हुआ है। सो मैन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ह्यूमन इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ डैश, स्किल, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इस तरह से कुछ भी आपको दे दिया जाएगा ऑप्शंस में, तो यहाँ पर रहेगा टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज़ द टूल्स, एक तरह का टूल ही है हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंड, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट वट ही क्रिएट्स बट विद वट टूल्स ही यूज टू क्रिएट, तो देखिए यहाँ पर उसने क्रिएट क्या किया, मीन्स ह्यूमन ने क्या क्रिएट किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ ही यूज टू क्रिएट, कि किस टूल से उसने इस चीज़ को क्रिएट किया है, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। आपने देखा होगा इन द प्रीवियस सोसाइटी, जो हमारी प्रीवियस सोसाइटी होती थी, जो आदि मानव होता था वो क्या करता था, आपके जो बेसिक टूल्स होते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह जो होते थे, या फिर आपके जो एनिमल स्केल्टन्स होते थे, भाले वगैरह, कुदाल वगैरह, उस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करता था। बट आज के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं हमारे पास, हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को अपने इम्प्रूव कर लिया है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इट मीन्स वी इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम टू टाइम हम अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प टू क्रिएट टेक्नोलॉजी, तो देखिए अब अगर आपके पास आप डेवलपमेंट करते हो, कल्चरल डेवलपमेंट आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या रहेगी यहाँ पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रहेगी। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर, कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जब हमें फ्रिक्शन का पता चला, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं
सपोज कीजिए जो स्टोन्स थे स्टार्टिंग में उनको आपस में रगड़ा गया, तो जिससे क्या हुआ, यहाँ पर हीट जनरेट हुई। तो हीट जनरेट होने से क्या हुई, आपकी फायर की ओरिजिन हो गई। ठीक है, तो ये तभी हमें पता लगा जब हमने फ्रिक्शन के कंसेप्ट को स्टडी किया। नाउ अंडरस्टैंडिंग डीएनए हेल्प टू इरेडिक्ट डिजीज़। तो डिजीज़ का पता है हमें लगता है जब हम डीएनए की स्टडी करते हैं, आपके ब्लड की स्टडी की जाती है, हीमोग्लोबिन या फिर आपका ब्लड का लेवल क्या है, आपके ब्लड की अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उससे डिजीज़ का पता लग सकता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प टू डेवलप फास्ट प्लेन्स। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स यानी कि जो आपकी एयर की टेक्नोलॉजी है, एयर की मूवमेंट के बारे में जब तक हम स्टडी नहीं की थी उसके बारे में, तब तक प्लेन वगैरह का जो कंसेप्ट है वो नहीं आया था। आपके जो जेट हैं, एयरप्लेन्स वगैरह हैं, ये थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट की स्टडी के बाद ही डेवलप हो पाए हैं। नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। आपकी नेचर की नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होती है आपकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। टेक्नोलॉजी लूजन्स द सेकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग। और जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी ह्यूमन पर ही डिपेंड करती है। आपके एनवायरनमेंट, जैसा आपको एनवायरनमेंट की कंडीशन मिलेगी वैसे ही आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे और वैसी वैसी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसीलिए हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी हैं वो क्या करती थी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को ही फॉलो करती रही। ये इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट, एक्चुअली इसको बोला जाएगा कि सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट यानी कि एक तरह से आइडिया आप कह सकते हो कि एक ऐसा आइडिया जनरेट किया गया जिसमें नेचर को हमने वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। नेचर को ही हम क्या मानते थे, सब कुछ मानते थे। नेचर इज़ एवरीथिंग एंड ह्यूमन इज़ नथिंग बिफोर द नेचर। हम नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे फ्लड आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फॉरेस्ट फायर होती है तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये नेचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक तरह के एक्सट्रीम सिचुएशन जब नेचर हमें प्रोवाइड कराती है तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक तरह से असहाय हो जाता है। इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप करना स्टार्ट किया तो हमने कुछ हद तक नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया। जो सेकंड कंसेप्ट है वो पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो कि पॉसिबिलिज्म को शो करेगा। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टैंड द नेचर एज वेल। तो हमने नेचर को स्टडी करना, समझना स्टार्ट कर दिया। हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रही हमने नेचर को वैसे वैसे समझना स्टार्ट कर दिया। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसरी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब हम नेसेसरी से पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिक नीड्स के लिए हम सिर्फ नेचर पर डिपेंड करते थे, लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया तो अब जो बेसिक नीड है इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेवलपमेंट के लिए काम आने वाली हैं, उन सभी चीज़ों का यूज़ हमने करना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से उन सभी चीज़ों के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हमने जनरेट कर दी कि इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही कल्चरल लैंडस्केप जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म। इसी को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पूछा जाएगा तो आपको उसके अंदर तीन कंसेप्ट जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हु डिफाइन द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम्बोल्ट हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर वगैरह जो हैं, उन सभी ने इस कंसेप्ट को दिया था। कार्ल रिटर एक फेमस नाम है, फेमस राइटर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, ज्योग्राफर रहे हैं। तो इन्होंने दिया इसको कंसेप्ट को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सेकंड जो पॉसिबिलिज्म है ये फ्रेंच सोसाइटी से रिलेटेड है। फ्रांस के अंदर जो विडाल डी ला ब्लास है, विडाल डी ला ब्लास ये एक स्कॉलर रहे हैं, ज्योग्राफर रहे हैं, विडाल डी ला ब्लास। और एक लूसियन फेब्रे, लूसियन फेब्रे ये भी एक फ्रेंच स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने पॉसिबिलिज्म के लिए अपनी जो है पॉसिबिलिटीज़ बताई थी या फिर इन्होंने पॉसिबिलिज्म को फेवर किया। इसके बाद देखिए इन दोनों कंसेप्ट के आने के बाद एक तीसरे स्कूल की ओरिजिन हुई जिसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। तो अब देखिए नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। सो नियो डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। दिस कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय ग्रिफ्थ टेलर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर रहे हैं। ग्रिफ्थ टेलर और काफ़ी फेमस स्कॉलर रहे हैं।
इन्होंने एक नए तरह का कंसेप्ट की जो है डेवलपमेंट की थी, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। इट इज़ मिडल पथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, यानी कि दोनों के बीच का एक रास्ता इन्होंने बना दिया। यानी कि ना तो नेचर ही सब कुछ है और ना ही ह्यूमन ही सब कुछ है। तो जब तक दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। देखिए, द कंसेप्ट सो दैट नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी और नाइदर और नोर देयर इज ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ना तो यहाँ पर जो नेसेसिटी है उसी की पूरी तरह से प्रॉब्लम है और ना ही फ्रीडम आपको पूरी तरह से मिल सकती है। तो यानी कि आपको कैसा रहना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा नेचर के साथ। जब तक कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मेन एम ऑफ दिस कंसेप्ट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अक्सर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो इट इज़ ए वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज in which we do not damage the present environment and do not harm the future resources or the resources which are used by the future or will use by the future, उन सभी को बचा के रखना है। तो एक तरह से इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि ना तो वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट को ही ख़राब करें और ना ही फ्यूचर आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए उनकी कमी हो। तो इस तरह से यूज़ करना रिसोर्सेज का ही उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है। आपके हर एक क्लास में आपको ये जो टॉपिक है ये देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो इट इज़ ए वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज या फिर कहें यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन ए वे in which we do not harm the present environment and do not compromise with the future generation. The neo determinism maintains balance between development and nature. तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम करता है आपका थर्ड कंसेप्ट, जो कि क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म है। ओके, नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी वेलफेयर अप्रोच है या फिर दूसरी जो अप्रोचेस हैं वो ज्योग्राफी में जब आई तो उनको भी हम देख लेते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सो वेलफेयर स्कूल कंसर्न विद द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। इसमें आपकी वेलफेयर अप्रोच का मतलब क्या है, वेलबींग से रिलेटेड है। आपकी जो वेलबींग है वो कब आएगी, जब आपके पास सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए। मेनली तीन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हाउसिंग, दूसरा हेल्थ और तीसरा एजुकेशन। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, यही आपकी बाद में एक तरह से HDI के लिए क्या बनेंगी, बेस का काम करेंगी। इसमें हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन मेन रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल और अप्रोच, वेलफेयर स्कूल या फिर वेलफेयर अप्रोच इसको बोल सकते हैं। सेकंड जो अप्रोच है यहाँ पर रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज, सभी का रीज़न क्या है। ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर स्टडी किया जाता है कि जो पॉवर्टी है इसका क्या कारण है, डिप्रीवेशन है यानी कि एक समुदाय है, सोसाइटी है, उसको बिल्कुल ही एक तरह से डिसइंटीग्रेशन उनका किया जाता है, एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, क्यों, इसका क्या रीज़न है, ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आएगा। बिहेवियरल स्कूल गिवन इम्पोर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरी। तो इसके अंदर जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस है उनको स्टडी किया जाता है, यानी कि एक तरह से नेचर ऑफ ह्यूमन और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, इन सभी को इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। नाउ स्टेज थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम, तो यहाँ पर कुछ स्टेज दे रखी हैं और उनकी डेवलपमेंट का टाइम दे रखा है। यहाँ पर पीरियड है कि कब कौन सी अप्रोच आई, यहाँ पर अप्रोच है और उसका ब्रॉड फीचर क्या है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा स्टडी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें तो दिस टाइम इज़ द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन टाइम और अप्रोचेस से रिलेटेड रहेगा। इसके अंदर इम्पीरियलिज्म एंड ट्रेड लीड टू डिस्कवर मैनी लैंड्स, नई नई लैंड्स की खोज की गई यहाँ पर, यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर लगभग 16th सेंचुरी तक के अंदर हमने बहुत सारे नए प्लेसेस की खोज की, एक्सप्लोर किया गया वर्ल्ड को। सेकंड कॉलोनियल जो
टाइम था उसमें रीजनल एनालिसिस को समझा गया, यानी कि रीजनलाइजेशन को एक तरह से समझा गया, वाई वन रीजन इज टोटली डिफरेंट टू अनदर रीजन या अदर रीजन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द वोल। तो एक पार्ट को स्टडी करें तो वोल की स्टडी आप कर सकते हो उसकी हेल्प से। नाउ 1930 इंटर वॉर पीरियड जिसको बोला जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 के बीच में हुआ। उसके बाद आपका एक इंटर वॉर पीरियड आ गया दोनों वॉर के बीच में। दूसरा जो वॉर था वो 1939 में स्टार्ट हुआ, 1939 टू 45 तक ये चला। तो इसके बीच का जो टाइम था उसमें क्या स्टडी किया गया, उसमें एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच को लेकर स्टडी की गई। फाइंड द रीज़न फॉर यूनिकनेस ऑफ अ रीजन। क्या कारण है कि एक रीजन दूसरे से यूनिक है, या फिर कोई एक रीजन जो है वो बाकियों से अलग किस तरह से हो जाता है। सपोज कीजिए ये एक रीजन है और ये बाकी के रीजन से अलग है, तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस रीजनल डिफरेंसेस। 50 टू 60 स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशियल का मतलब यहाँ से स्पेस से होता है, आपकी लोकेशन से। सो अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू स्टडी ज्योग्राफी। इस टाइम पे एक तो आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आ गया था 1960 के टाइम पे। प्राइमेट कंसेप्ट, प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट है वो भी इसी टाइम पे आया था। तो अब जहाँ टेक्नोलॉजी जो है उसको हम यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। 1970 एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, ह्यूमनिस्टिक को, रेडिकल और बिहेवियरल को। सो एमरजेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल रियलिटी विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स। इन स्कूल्स की हेल्प से हमने रियलिटी को, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, कल्चरल रियलिटी, इन सभी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट जो है 1990 पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के बाद का जो टाइम रहेगा यहाँ पर, सो इन दिस टाइम जनरलाइजेशन एंड अप्लाई ऑफ यूनिवर्सल लॉ टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को समझने के लिए हमने यूनिवर्सल लॉ को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि पूरे के पूरी अर्थ की स्टडी किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स एंड ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जो कि पूरे यूनिवर्स पर लागू किए जा सकें। तो बहुत से प्रिंसिपल एंड रूल्स को यहाँ पर बनाया गया। नाउ फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर कुछ फील्ड एंड सब फील्ड को यहाँ पर शो किया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल ज्योग्राफी, फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ पर रहेगा, सेकंड सब फील्ड रहेगा, एंड थर्ड सिस्टर डिसिप्लिन, यानी कि इससे रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट है। सो सोशल ज्योग्राफी के अंदर देखिए आपके जो सब फील्ड्स हैं वो सभी ये सब फील्ड रहेंगी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ प्लेजर, ज्योग्राफी ऑफ कल्चर, या फिर जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। दीज आर द सोशल ज्योग्राफी और पार्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सिस्टर डिसिप्लिन अगर इनकी बात करें तो सोशल साइंस, साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडी, हिस्ट्री, एपिडोमोलॉजी। एपिडोमोलॉजी का मतलब होता है महामारी, जो स्टडी होती है महामारियों की, उसको इसमें स्टडी किया जाता है। अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग को यहाँ पर स्टडी करते हैं। अर्बन एरिया की मेनली जो प्लानिंग की जाती है उसको इसमें स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस, स्पेसपोलॉजी यानी कि पॉपुलेशन स्टडी, मिलिट्री साइंस, डेमो, इन सभी को स्टडी करते हैं। ये यहाँ पर सब फील्ड हो जाएंगे। इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। नाउ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू डेमोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी, इसको बोल सकते हैं हम। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडिंग इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है और आपने 11th में, 11th-12th में तो ये पूरा अलग ही हो जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स को इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। सो ऑल दी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स आर स्टडी इन दिस फील्ड, जिसमें रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी किया जाता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज क्लियर। ये चैप्टर यहीं तक था। इसके जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये सारी की सारी जो ब्रांचेस है इसको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जिसको अपने 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, मेटियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, सो दीज आर द
ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बाकी जो आज हमने स्टडी की हैं ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं और आपके सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी को ही ऐड किया गया है। सो फिजिकल ज्योग्राफी हम पहले ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। रीजनल ज्योग्राफी इसके अलावा रह गई है। सो रीजनल ज्योग्राफी के अंदर आपका रीजनल स्टडी की जाती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल प्लानिंग की जाती है, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, और फिर इसके अलावा जीआईएस और जो रिमोट सेंसिंग है इनका यूज किया जाता है। तो मेनली बेसिक टूल्स हैं ये, जिसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं आपके रीजन्स की। तो ये सभी जो हैं ये ब्रांचेस रहेंगी ज्योग्राफी को। दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ द एंड। सेकंड चैप्टर जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।